प्यारे प्यारे दोस्त, चैनल प्रेम की वर्षा में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज हम लोग सॉलिड चैप्टर के बारे में देखेंगे, है ना। आज सॉलिड को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल से देखेंगे। और इसमें आपको जैसे सॉल्यूशन चैप्टर में आपको वीवीआई पढ़ाया, उसी प्रकार से सॉलिड स्टेट में भी आपको वीवीआई पॉइंट्स को यहाँ पे दर्शाए हैं। इसमें भी 8 पॉइंट पढ़नी है और बिल्कुल वीवीआई है, ये बोर्ड में आपको आती है। और इन्हीं सब से आपको ऑब्जेक्टिव पूछी जाएगी, ठीक है, और सब्जेक्टिव भी पूछी जाएगी। बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। आप अगर इस वीडियो पे आए हैं तो बने रहें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन्स को ज़रूर दबाएं ताकि हर एक वीडियो आपके फ़ोन पे नोटिफिकेशंस आपका जाता रहे, ठीक है। और इस वीडियो के अंत तक आप बने रहें ताकि आप इस सॉल्यूशंस को देखने के बाद सॉलिड को अच्छे ढंग से आप अध्ययन कर पाएँ, ठीक है। अगर सॉल्यूशंस को नहीं देखे हैं तो जाकर पीछे आप देख सकते हैं। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में प्रोवाइड कराई गई है, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग सॉलिड स्टेट में ओनली वीवीआई क्वेश्चंस को देखेंगे। तो सॉलिड स्टेट में वीवीआई पॉइंट्स क्या क्या है। तो पहला आपको होगा क्या, ब्रैग डिफ्रैक्शन इक्वेशंस, है ना। फिर क्या, क्रिस्टल और क्या, एमॉर्फस सॉलिड। फिर एलेक्ट्रॉफ ऑफ कार्बन, फिर लैटिस पॉइंट यूनिट सेल, फिर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, और क्या, बॉडी, और क्या, फेस। ये तीनों आपको जबरदस्त है बुआ। इसको शॉर्ट में एसीसी, बीसीसी और क्या, एफसीसी कहते हैं। इन प्रश्नों का बहुत चर्चा है और हमेशा पूछा करती है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे आगे सॉलिड स्टेट। सबसे पहली बात है कि अगर इस पॉइंट्स को देखना है तो इस पॉइंट को देखने से पहले हम लोग का सॉलिड के बारे में समझना होता है कि आखिर सॉलिड है क्या, ठीक है। तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो सॉलिड के बारे में हम लोग देखेंगे आखिर सॉलिड है क्या। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड को देख लेते हैं। और सॉलिड के देखने के चक्कर में हम लोग लिक्विड भी देख लेंगे, गैस भी देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, हम लोग पहले देखेंगे इसको सॉलिड, फिर क्या, लिक्विड। हालांकि देख रहे हैं तो कोई हर्ज नहीं है देख लेने में, ठीक है। उसके बाद क्या, गैस। समझिएगा सॉलिड में क्या कहती है। सॉलिड में इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मैक्सिमम। क्या कहता है, समझिएगा कि सॉलिड के अंदर इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है वो मैक्सिमम होती है। इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के मतलब क्या होता है कि उसका अंतर्नाविक आकर्षण बल जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसी वजह से वो एक दूसरे के पास क्या होती है, पास होती है और एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है ना। जैसे आपका दीवार हो गया, पत्थर हो गया, ये सब सॉलिड में क्या है कि इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होती है, जिसके कारण से वो उसके पास का जो अणु या कण जो होती है वो क्या होती है, जटिल होती है, जुड़ी हुई होती है, ठीक है। लेकिन अगर बात किया जाए क्या, लिक्विड में, तो लिक्विड में क्या किया जाए। देखिए, अगर हम बात करते हैं गैस में देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, लिक्विड में। गैस में क्या कहती है, समझिएगा कि इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मिनिमम। कहने का मतलब क्या है कि सॉलिड में जो अट्रैक्शंस होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस, वो अधिक होता है और इसमें क्या होता है, गैस में कम होता है। समझिएगा कि ठोस में इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस अधिक होने के कारण, मैक्सिमम होने के कारण उसका कण आपस में पास होती है। लेकिन लिक्विड में इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसका मिनिमम। कहने का मतलब है कि इनके अंदर का जो बल जो होता है बहुत कम होता है, जिसके वजह से इसका जो कण होते हैं, इसका जो अणु होते हैं वो पास ना होकर दूर होते हैं। जैसे देखिए कि अगर एक पत्थर को आप गिरा रहे हैं,
एक पत्थर को आप ऊपर से गिरा रहे हैं तो वो सेम उसी जगह पे रहेगा जहां आप उसको गिराइएगा। लेकिन गैस को अगर कंटेनर से अगर खोल दिए हैं, अगर गैस टंकी से उसको खोल दिए तो वो एक दिशा में नहीं रहेगा, वो चारों तरफ फैल जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो मिनिमम है, बहुत कम है, जिसके कारण से उसका जो कण है वो आपस में पास नहीं है। लेकिन लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में समझिएगा कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है सॉलिड से कम होता है, लेकिन गैस से क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो इसको हम डायरेक्शंस में यहाँ पे ऐसे अप्लाई कर लेते हैं तो अच्छा रहेगा। ठीक है, शॉर्ट में समझ जाएंगे। लिक्विड, समझिएगा, लिक्विड है ना। लिक्विड क्या होता है कि इससे ज़्यादा होता है और इससे क्या होता है, कम होता है। तो लिक्विड में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, सॉलिड से कम होता है, लेकिन गैस से क्या होता है, ज़्यादा होता है। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड का सॉलिड से कम होता है, परंतु गैस से क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसी कारण क्या होता है ना कि अगर हम लोग पानी को गिराते हैं तो देखिएगा बहुत दूर नहीं भाग जाता है ना, और जहाँ पे गिरता वहीं पे भी नहीं रहता है। वो क्या होता है ना कि पानी जब गिरता है ना तो वो अपना लेयर को देखते हुए वो प्रसारित हो जाता है, कुछ मात्रा तक जाएगी और वो फिर रुक जाएगी, है ना। लेकिन उसका सीक्वेंस आपस में नहीं टूटता है। इसका कारण क्या है कि इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो सॉलिड से क्या है, कम है, लेकिन गैस से आपका क्या है, ज़्यादा है। ना तो बहुत दूर भागता है और नहीं तो जहाँ गिराते हैं वहीं पर रहता है, ये थोड़ी सी मात्रा तक चल कर जाता है। ठीक है, लेकिन अगर बात करें डिस्टेंस की, यहाँ पे समझिएगा डिस्टेंस, सॉलिड में डिस्टेंस क्या होता है कि इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस मैक्सिमम, सॉरी इसका मिनिमम होगा, मिनिमम, है ना। अगर यहीं पे बात करें अगर हम किसका, गैस का, तो इसका मोलिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, मैक्सिमम। देखिए कहने का मतलब क्या है कि अगर इसके पास बल अधिक है तो इसको में दूरी बहुत कम होती है। जैसे देखिए ये कोई ठोस का कणु है, ये सब आपस में क्या क्या है, आपस में सब एक साथ है ना, एक साथ जुड़ी हुई, इन सबों के बीच में बहुत कम गैप है। लेकिन अगर बात किया जाए गैस का तो गैस में इस प्रकार से रहेगा, गैस में इस प्रकार से रहेगा। कहने का मतलब है इन दोनों के बीच, इन दोनों मोलिक्यूल के बीच की दूरी क्या है, बहुत ज़्यादा है। इसको वॉइड कहते हैं। वॉइड समझते हैं, मतलब कि दो अणुओं के बीच के जो गैप जो होता है, जो दूरी होता है, उसी को यहाँ पे वॉइड कहा गया है। इसमें वॉइड देखिए बहुत छोटा है, इसमें वॉइड बहुत छोटा है। लेकिन अगर बात करें किसको, लिक्विड का, तो लिक्विड में देखिए, लिक्विड में इसमें दूरी बहुत क्या होती है, कम होती है, लेकिन इसमें थोड़ी सी दूरी ज़्यादा होती है ना। तो यहाँ पे देखिए लिक्विड का देख लेते हैं हम लोग, लिक्विड का देख लेते हैं। लिक्विड में सबसे ज़्यादा होता है दूरी, ठीक है, सॉरी गैस में सबसे ज़्यादा दूरी होता है, उसके बाद किस में, लिक्विड में, उसके बाद किस में, बस चिन्ह को उल्टा कर देना है ना। अब यहाँ पे समझेंगे कि इसका इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस जो होता है वो दोनों के बीच होता है। इसका अणु इस प्रकार से होगी। कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे कि इसका बीच का दूरी इतना है, इसका बीच की दूरी बहुत कम है, लेकिन इसके बीच की दूरी थोड़ी इससे ज़्यादा है और इससे क्या है, कम है। तो इसको भी क्या बोलेंगे, वॉइड बोलेंगे। वॉइड मतलब इम्पटी स्थान को वॉइड बोलते हैं। जैसे कहने का मतलब क्या, इम्पटी स्पेस। जैसे आप जब फोन में जब SMS डिलीट करते होंगे तो वहाँ पे इम्पटी लिखता है, तो इम्पटी का मतलब क्या होता है, खाली, है ना। उसी को यहाँ पे क्या प्रयोग करेंगे, वॉइड। तो समझिएगा कहने का मतलब क्या है, एक बात को आप अच्छे समझ लीजिए कि जिसके पास फोर्स अधिक रहेगा, यहाँ देखिए, जिसके पास फोर्स अधिक रहेगा उसके पास दूरी क्या रहेगी, कम रहेगी। जिसके पास दूरी, सॉरी फोर्स यहाँ पे मिनिमम है ना, जिसके पास फोर्स कम रहेगी उसके पास दूरी क्या रहेगी, अधिक रहेगी। इसमें बहुत बच्चा कन्फ्यूजन करती है कि आखिर
अभी सिखाने पर या बताने पर तो वो सीख जाता है या तो फिर वो समझ जाता है, लेकिन जैसे जैसे दिन दिन बीतते जाता है ना, एग्जाम के करीब आता है तो भूल जाता है ना, कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक होने पर डिस्टेंस उसका कम होगा या बेसी होगा, उसको पता नहीं होता है। तो इसके लिए एक ट्रिक आपको बताते हैं, ठीक है, जीजा साली, समझिएगा। एक ट्रिक आपको हम बताते हैं, जीजा साली, आप नाम बड़ी सुने होंगे, जीजा साली, है ना। इन लोग दोनों का ऐसा रिश्ता है कि बहुत पहले 1 रुपया में 2 मिलता था। खाने वाला जीजा साली देखे है ना, हाँ, खाने वाला जीजा साली जो होता है 1 रुपया में 2 पहले मिलता था, मतलब पहले 8 आना चलता था तो 8 आना के 1 मिलता था, और खाने में बड़ा स्वादिष्ट। उस जीजा साली के जो स्वादिष्ट जो खाने में लगता था, मिल्क का बना होता है, मिल्क पाउडर का, ठीक है, खाने में बड़ा स्वादिष्ट लगता है। उसको जीजा साली क्यों रखा है? क्योंकि जीजा और साली का रिलेशन बड़ा स्वीट होता है ना, इसीलिए वो खाने में टेस्टी लगता है, इसीलिए उसका नाम क्या रख दिया, जीजा और साली। और 1 रुपया हम दोनों को बेच देता है ना। आप दुकान के पास जाइए, हमको 2 जीजा साली दीजिए, आपको 2 रुपया लेगा, कहानी खत्म। तो बहुत सस्ते में जीजा साली का मैटर शॉर्ट होता है ना। तो समझिएगा इसका मतलब क्या होता है कि देखिए, जीजा साली और एक और पत्नी, एक और कौन, पत्नी, जिसको हम इंग्लिश में वाइफ बोलते हैं। देखिए यहां पे समझिएगा कि वाइफ के साथ हम या मेरी वाइफ या दुनिया में कोई भी पति पत्नी है ना, उन लोग दोनों के बीच के जो फोर्स होता है, मतलब रिलेशन जो होता है, बहुत अधिक होता है, इसीलिए वो पास पास रहते हैं, पति पत्नी, है ना। ये पति पत्नी यहाँ पे समझ लीजिएगा, तीनों कलर अलग अलग है। ये पति हमेशा पति कलूटे होता है ना। उसको आप देखेंगे तो आपको इंडिया में खास करके कि 100% में आपको 60% पति आपको क्या मिलेगी, ब्लैक, है ना। और उसके बाद आपको ये समझ ही रहे पत्नी, और ये अब ललुअन जो है ना, लाल, ये बिल्कुल क्या होती है, साली होती है। अब समझिएगा कि पति पत्नी दोनों के बीच का जो रिलेशन है बहुत तगड़ा है, पति पत्नी का, इसलिए वो एक ही घर में, एक ही रूम में, एक ही बेड में, कहने का मतलब क्या है कि वो साथ रह रहे हैं, मतलब रिलेशन ज़्यादा है इन लोग दोनों के बीच, पति पत्नी के बीच। तो दोनों में दूरी देखो बहुत कम है। अब ये साली है, ये वहीं से फड़फड़ाएगी, है ना, फोने पर जितना ऑर्डर करना होगा, जितना चिल्लाना होगा ना, वहीं से फड़फड़ाएगी, मर मजाक और वीडियो कॉलिंग, ऑडियो कॉलिंग गड़बड़ रहेगी पकड़ के, लेकिन वहीं से। तो इसका मतलब क्या है कि साली यहाँ पे है, इन लोग दोनों के बीच का रिलेशन जो उतना मजबूत नहीं है, इसीलिए दूरी क्या है, अधिक है। तो रिलेशन मजबूत ना होने के कारण, रिलेशन ज़्यादा ना होने के कारण, रिलेशन मैक्सिमम ना होने के कारण दूरी अधिक है। और पति पत्नी में देखो कि रिलेशन ज़्यादा होने के कारण दूरी क्या है, दोनों में दूरी देखो बहुत कम है। तो आपको इस ट्रिक से हम ये समझाना चाहते हैं कि जिसके पास फोर्स ज़्यादा होगा उसके पास डिस्टेंस कम होगी, है ना। जिसके पास रिलेशन ज़्यादा होगा डिस्टेंस कम होगी, है ना। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप अभी भी जाकर दुकान में जीजा साली खोजिएगा, बहुत मुश्किल है मिल पाना, ठीक है। तो हम लोग इस सॉलिड का प्रॉपर्टीज को देख लिए, सॉलिड के साथ साथ लिक्विड और गैस दोनों का देख लिए। अब हम लोग चलेंगे मेन वीवीआई पॉइंट्स, क्या, ब्रैग डिफ्रैक्शंस, ठीक है। तो चलते हैं अब हम लोग वीवीआई की तरफ, इसको डिलीट करते हैं। समझ में आ जाए तो आप जरूर सिग्नल दें, है ना। और वीवीआई अगर आपको समझ में आ रही, वीवीआई पॉइंट्स आपको अच्छा लग रही है तो आप सिग्नल देते रहें। सिग्नल देने का मतलब ही नहीं कि आप किसी टावर पर खड़ा होकर हाय हेलो करें, है ना। आप समझदार हैं, 12th के बुढ़ौती छा गया है आप लोगों में, तो आपको पता होना चाहिए। चलिए अब हम लोग क्या देखते हैं, ब्रैग, है ना, पहला बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ब्रैग इक्वेशन, मतलब समीकरण, ठीक है। समझिएगा, बहुत इत्मीनान से समझिएगा, ये आता है, ये पूछता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा और सब्जेक्टिव में भी पूछेगा। चलिए देखते हैं इसको। पहले हम लोग क्रिस्टल पॉइंट ले लेते हैं, समझिएगा क्रिस्टल पॉइंट क्या होती है। देखिए बुआ, एजुकेशंस के लिए समय और शांति
दो चीज़ बहुत ज़रूरी है। अगर आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ने के साथ साथ आप समय भी दीजिए और अपने में शांति बना कर रखिए, तभी आप सीख पाइएगा, ठीक है। वरना फिर तो जितना मौज मस्ती किए है ना वो तो आपको पता ही है, ठीक है। जब हम भी 12th में तो हमको भी पता था। चलिए देखिए, ये सब क्या है, क्रिस्टल पॉइंट है ना, क्रिस्टल पॉइंट समझिएगा, क्रिस्टल बिंदु। अब यहाँ पे देखिए, इसमें क्या करेंगे, दो वेव लेंगे, ठीक है। चलिए, फर्स्ट वेव हम यहाँ से डालते हैं और ये रिटर्न यहाँ से हो रही है, यहाँ से आ रही है और ये रिटर्न हो रही है। सेकेंड वेव चलिए यहाँ से डालें, है ना, और यहाँ से रिटर्न हुआ। अब देखिएगा, एक बात आपको समझना है कि जितना भी क्रिस्टल पॉइंट है इन सभी के बीच में डिस्टेंस है। अब इस डिस्टेंस को संकेत करेंगे किससे, डी से। चाहे कोई भी है ना, ये भी आपको दो पॉइंट से दो क्रिस्टल है, इसके बीच में भी दूरी है, डिस्टेंस है, तो इसको डी से संकेत करेंगे। आप इतना समझ गए होंगे। अब देखिए, इस मूल बिंदु यहाँ पे बनता है, जहाँ पे वेव जहाँ से कॉर्नर बनाकर जब मुड़ती है उसको मूल बिंदु, और यहाँ हम लोग मूल बिंदु को एम से संकेत करते हैं। अब आप लोग इज्जत से समझिए कि अगर हम लोग इसको कट ऑफ करते हैं, अगर ये लाइन गया है सीधे, तो अगर इसको देख लेते हैं सीधे गया, लेकिन इसको आना चाहिए किधर, इधर की ओर, और इसको आना चाहिए इधर की ओर। अब देखो तो दोनों पॉइंट्स जहाँ पे कट रही है, एक यहाँ और एक कहाँ, यहाँ, इसको बोलेंगे O और इसको बोलेंगे N। हमने माना है इस पॉइंट को M, इसको O और इसको N। अब इन लोग दोनों के बीच की दूरी क्या बोलेंगे, D, है ना। इन लोग दोनों के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, D बोलेंगे। इसको भी बीच की दूरी क्या बोलेंगे, D बोलेंगे। इन लोग दोनों के बीच की दूरी को हमने D बोला। अब गौर से देखो कि ये परपेंडिकुलर है या नहीं, ये भी परपेंडिकुलर है, मतलब यहाँ भी साइन थीटा प्रयोग होगी और यहाँ भी साइन थीटा प्रयोग होगी। आपको समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। यहाँ पे आपको मूल बिंदु को हमने एम माना, और ये जो वेव जा रही थी इसको काट कर अगर देखे, ठीक है, तो यहाँ पे कटी और इधर से ये यहाँ पे कटी, है ना। अब दोनों जहाँ पे कटी वहाँ पे परपेंडिकुलर बना रही है, ध्यान से देखो। और उसके बाद परपेंडिकुलर है तो क्या, साइन थीटा, यहाँ भी साइन थीटा। अब देखिए इसका प्रयोग कैसे करेंगे, यहाँ समझिएगा। पहले तो आप लैंग्वेज में ये लिखेंगे कि फर्स्ट वेव, ये वाला आपको जो ब्लू वाला देख रही है ना वो फर्स्ट वेव है, फर्स्ट वेव, और रेड वाला जो है ना वो सेकेंड वेव है, आपको सेकेंड वेव है। अब यहाँ समझिएगा कि फर्स्ट वेव ट्रैवल मोर linear distance than सेकेंड वेव। समझिएगा, कहने का मतलब क्या कह रहा है कि फर्स्ट वेव जो है वो सेकेंड वेव से ज़्यादा ट्रैवल कर रहा है। देखो सेकेंड वेव यहीं से लौट जा रहा है, लेकिन फर्स्ट वेव इससे ज़्यादा लॉन्ग ट्रैवल कर रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। कहने का मतलब क्या है कि फर्स्ट वेव सेकेंड वेव से ज़्यादा दूरी तय करती है ना। यही बात वक्त यहाँ पे बोला है। अब यहाँ पे देखेंगे लीनियर डिस्टेंस, है ना। ये सब जितना भी बीच का जो दूरी है, या इसकी बीच की दूरी, इसको डी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, सामान्य दूरी, मतलब लीनियर डिस्टेंस। तो देखिएगा लीनियर डिस्टेंस, और लीनियर डिस्टेंस बराबर फॉर्मूला होती है एन लेमडा। ये फॉर्मूला है बउआ, आपको जब चैप्टर पढ़ाई जाएगी तब पता चलेगी कि एन लेमडा कहाँ से आई, लेकिन भी आई है तो आपको यहाँ पे देखनी पड़ेगी, ठीक है, डायरेक्ट सिलेबस है। तो यहाँ पे देखिए लीनियर डिस्टेंस बराबर एन लेमडा। अब लीनियर डिस्टेंस देखिए, लीनियर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ देखिए एम से ओ तक,
तो पहला क्या हो गया, ओ एम प्लस, फिर यहाँ देखिए एम से एन तक, तो क्या हो गया एम एन बराबर क्या एन लेमडा। लीनियर डिस्टेंस दोनों पॉइंट्स को हमने लिख लिया। अब देखिए कि ओ एम बराबर क्या हो सकता है, तो ओ एम क्या, ओ एम के बीच की दूरी क्या बोलते हैं, डी। ओ एम के बीच की दूरी के डी बोलेंगे, ठीक है। और कौन थीटा, साइन थीटा, तो लिख देंगे साइन थीटा प्लस एम एन के बीच की दूरी, एम एन के बीच की दूरी क्या बोलेंगे, डी। और कौन थीटा, साइन थीटा, तो लिख देंगे साइन थीटा बराबर क्या एन लेमडा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसको जोड़ो तो क्या जाएगा, 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा। अब यहाँ पे देखिएगा 2d साइन थीटा बराबर एन लेमडा, यही क्या कहलाती है, ब्रैग इक्वेशन। ब्रैग इक्वेशन यही कहलाती है, यहीं से ऑब्जेक्टिव कर देगा, यही सूत्रवा को आपको उलट पलट के पूछ देती है। जैसे यहाँ पे अगर लेमडा निकालना हो तो यहाँ से निकाल लीजिए क्या, 2d साइन थीटा, 2d साइन थीटा है ना, बटा में क्या n। अगर यहीं से आपको n निकालना हो तो क्या होगा, 2d साइन थीटा बटा क्या लेमडा, है ना। अब यहाँ पे देखिए कौन क्या क्या है, वेयर में देखिए, वेयर लेमडा क्या है, तो वेव लेंथ, मतलब कि वेव की लंबाई है ना, तो क्या होगा ये वेव लेंथ, है ना। आपको डी क्या है, तो डिस्टेंस बिटवीन टू लेयर, डिस्टेंस बिटवीन टू लेयर, है ना। उसके बाद आपको एन क्या है, तो नंबर ऑफ ऑर्डर, नंबर ऑफ ऑर्डर, है ना। ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस क्या होती है ये आपको हम लोग देखेंगे तीसरी चैप्टर में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा नंबर ऑफ ऑर्डर का मतलब क्या है कि आप n बराबर 1 भी ले सकते हैं, n लीजिएगा तो फर्स्ट ऑर्डर कहला जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर। अगर n बराबर 2 लीजिएगा तो क्या कहलाएगा, सेकेंड ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर। और 3 लीजिएगा तो थर्ड ऑर्डर। यही आपको ब्रैग इक्वेशंस कहती है ना। यहीं से आपको प्रश्न करती है, यहीं से आपको जितना प्रश्न उसको घुमाना होगा ना, यहीं से घुमाएगा आपको वो। तो इसलिए आप याद रखिएगा हमेशा कि ब्रैग इक्वेशंस को पूछे तो सीधा बोलना है 2d साइन थीटा बराबर एन लेमडा, सीधा बोलना है ना। चलिए देखिए हम लोग अब अगला पॉइंट्स क्या देखेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड क्या एमॉर्फस सॉलिड। तो चलिए देखते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड और क्या अमॉर्फस सॉलिड। चलिए क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड क्या होती है, देखिए सॉलिड आपको दो तरह से, सॉलिड आपको दो तरह से, पहला आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा आपको एमॉर्फस सॉलिड। ये दोनों में अंतर पूछा करती है, ठीक है। तो देखेंगे दोनों में अंतर क्या करेंगे, इस प्रकार से बिटवीन कर लेंगे और इधर से चलते रहेंगे। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या कहती है समझिएगा, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सो ऑर्डर्ड, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल so ordered for long range, लॉन्ग रेंज। और इसी का जस्ट हम लोग अपोजिट कहाँ कर देंगे, एमॉर्फस में, है ना। तो चलिए एमॉर्फस में देखते हैं क्या कहता है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल
शो ordered arrangement for short range। इसमें भी होगी यहाँ पे अरेंजमेंट, लिख लेंगे ऑर्डर्ड अरेंजमेंट फॉर क्या, लॉन्ग रेंज। फॉर लॉन्ग रेंज। देखिए कहने का मतलब क्या समझिएगा, यहाँ पे जैसे देखो यहाँ पे कोई क्रिस्टल पॉइंट है ना। ये क्रिस्टल पॉइंट जो है इसका जो ऑर्डर है ये लॉन्ग रेंज तक रहेगी, बिल्कुल लंबी कतार में जाएगी इसकी संख्या और एक जैसी जाएगी, मतलब क्या है, लॉन्ग रेंज है ना। और इसमें आपको क्या होगी देखिएगा कि इसको क्रिस्टल पॉइंट तो रहेगी, क्रिस्टल पॉइंट तो बिल्कुल रहेगी, है ना, है तो दोनों क्रिस्टल ही, लेकिन क्रिस्टल पॉइंट में कहीं कहीं पे इसमें डिफेक्ट आ जाएगी। इस पॉइंट पे आ गया, फिर इस पॉइंट पे आ गया, फिर इस पॉइंट पे आ गया, फिर इस पॉइंट पे आ गया, तो इसकी कतार टूट जाती है। मतलब कि ये क्या, शॉर्ट रेंज। तो यही दोनों में अंतर होती है कि ये अरेंजमेंट जो होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड का वो लॉन्ग रेंज तक इसका अरेंजमेंट होती है और उसको क्या होती है, शॉर्ट रेंज। अब इसको एक पॉइंट हम लोग और देखेंगे, कहता क्या है समझिएगा। कहता है दे आर नोन एज ट्रू सॉलिड, दे आर नोन एज ट्रू सॉलिड। कहने का मतलब समझे, ये एक वास्तविक सॉलिड है, मतलब वास्तविक ठोस है, और ये क्या है, काल्पनिक है। तो क्या बोलेंगे कि दे आर नोन एज सुडो सॉलिड। सुडो सॉलिड का मतलब क्या होता है, काल्पनिक हो, है ना। यही आपको अंतर हमेशा पूछा करती है क्रिस्टलाइन सॉलिड में और क्या, एमॉर्फस सॉलिड में हमेशा पूछती है। तो आप हमेशा याद रखिए कि क्रिस्टलाइन में आपको जो अरेंजमेंट जो होती है वो लॉन्ग रेंज का होती है, और उसमें जो होती है वो हमेशा क्या होती है, शॉर्ट रेंज का होती है। ठीक है, अब देखेंगे क्या कि देयर कूलिंग कर्व और शो ब्रेक। इसमें दे आर कूलिंग कर्व शो ब्रेक, समझिएगा। इसमें उखरापन होती है, लेकिन ये क्या कहता है कि कूलिंग कर्व स्मूथ, समझिएगा। इसमें स्मूथ होती है और इसमें क्या होती है, ब्रेक होती है। कहने का मतलब कि ये स्मूथ मतलब क्या, चिकना, और ब्रेक मतलब क्या, उखरा, है ना। तो आगे हम लोग समझेंगे क्या। तीसरा पॉइंट क्या है, एलोट्रोप ऑफ कार्बन। तो हमने देखा क्या, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस के देख लिया, अब हम लोग देखेंगे एलोट्रोप ऑफ कार्बन देखेंगे। चलिए तो इसको मिटाते हैं। एलोट्रोप ऑफ कार्बन होती क्या है, आज बहुत गर्मी की हुई है यार, पसीना पसीना हो गए आज हम लोग, क्या सागर। चलिए हम लोग देखेंगे। एलोट्रोप ऑफ कार्बन, एलोट्रोप ऑफ कार्बन के मतलब क्या होती है समझिएगा। तीसरा, एलोट्रोप ऑफ कार्बन मतलब क्या, कार्बन का अप्रूफ। एलोट्रोप ऑफ कार्बन में 3 चीज पढ़ना है बउआ। पहला आपको पढ़ना है डायमंड, और दूसरा क्या, ग्रेफाइट, और तीसरा फुल्लेरीन, समझिएगा। डायमंड जो होती है, यहां देखेंगे, डायमंड का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल में होती है, इस प्रकार से, है ना, टेट्राहेड्रल में होती है, समझिएगा। कितने बॉन्ड है इसके, 4 बॉन्ड, इसलिए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, टेट्राहेड्रल
हेड्रल। आपको पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि बताइए कि हीरा का संरचना कैसी होती है, डायमंड का स्ट्रक्चर कैसी होती है, तो टेट्राहेड्रल। इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछा करती है हमेशा, याद रखिएगा। डाइजेशन कितने हैं, 1 2 3 4, तो पहला एस का और क्या 3 गो पी का, तो 3 और 1 क्या 4, टेट्राहेड्रल। ये आप हमेशा याद रखिएगा। हाइब्रिडाइजेशन का एक टॉपिक बनाकर आपको डाल देंगे वीडियो में, ठीक है, उसको देख लीजिएगा कि आखिर होता क्या है, ठीक है, समझिएगा। अब ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर इस प्रकार से, हेक्सागोनल, है ना, हेक्सागोनल होती है। यानी कहने का मतलब क्या है, बात को समझिएगा। देखिए हेक्सागोनल इसको बोलते हैं, हेक्सागोनल। कहने का मतलब क्या, देखिए कहीं किसी भी पॉइंट्स को आप काउंटिंग कर लीजिए। चलिए इस पॉइंट को 1 2 3 4 5 6 क्या बोलते हैं, हेक्सा बोलते हैं, इसलिए ऐसा क्या है, हेक्सागोनल है। इसको देख लीजिए 1 2 3 4 5 6, इसको किसी का भी आप देख लीजिए 6 होता है ना, इसलिए क्या है, हेक्सागोनल है। इसका जो हाइब्रिडाइजेशन जो होती है वो होती है sp2। कैसे, तो किसी भी पॉइंट को देखिए, माना कि इस पॉइंट से बात करते हैं तो एक इधर गया है, एक इधर आई है, एक इधर आई है। इस पॉइंट की बात करते हैं, चलिए, तो एक इधर आई है, एक इधर और एक इधर, 3 होता है, तो एक एस का और पी का कितना 2। बाकी फुलर इनका जो स्ट्रक्चर होता है ना, फुटबॉल के आकार होती है। कैसी होती है, फुटबॉल की आकार होती है ना, इस प्रकार से होगी। उसमें कार्बन होती है बहुत, है ना, इस प्रकार से उसका स्ट्रक्चर, ठीक ना, जो फुटबॉल जो खेलता है ना उस प्रकार का होती है। इसमें कार्बन आपको 60 से कार्बन 70 तक लगभग पाई जाती है फुलेरिन में, ठीक है। तो आपको यहाँ सब्जेक्टिव बनाएगी, पूछेगी, बताइए कि डायमंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो टेट्राहेड्रल, और ग्रेफाइट का हेक्सागोनल, ठीक है ना, उसका फुटबॉल का आकार होता है। दोनों का हाइब्रिडाइजेशन sp3 और के sp2। एक चीज़ और पूछता है ना, कि हीरा का अपवर्तनांक, है ना, हीरा का अपवर्तनांक, रिफ्लेक्सिव इंडेक्स 2.42। हमेशा याद रखिएगा कि हीरा का अपवर्तनांक कितनी होती है, 2.42 होती है। चलिए बहुत गर्मी है यार मेरे दोस्त, ठीक है, अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है, कि आखिर ये हमारा फिर लैटिस पॉइंट और यूनिट सेल और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होता क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इसको ध्यान से पढ़ना। पहले आप इसको क्लियर कर लीजिए, ठीक है, तब तक बाय।